नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका लर्न टू उत्तराखंड स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था पर कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन ला रहे हैं। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो पेपर में ये आ चुके हैं और कुछ ऐसे हैं जिनका संभावना है कि पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रमुख एमसीक्यू। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन है और क्वेश्चन के साथ ऑप्शन भी दे रखे हैं और आपको आंसर देना है इनमें से। ठीक है, और ख़ुद को भी आपने चेक करना है कि कितने क्वेश्चन में से या कितने आपके सही गए। ठीक है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था, पहला क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। ठीक है, ऑप्शन है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, साम्यवादी अर्थव्यवस्था है, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है या मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो इसका आंसर है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का अभिप्राय क्या है? ऑप्शन देखो, अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग दोनों को बढ़ावा देना। दूसरा ऑप्शन, सरकारी एवं निजी क्षेत्र का से अस्तित्व। तीसरा ऑप्शन, अमीर एवं गरीब का सह अस्तित्व। और चौथा ऑप्शन, छोटे और बड़े उद्योगों का सह अस्तित्व। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन हैं, इन चारों में से आपको आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर है सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। ठीक है, चलिए अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखो क्या है? आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है, किस में होती है? ठीक है, पहला ऑप्शन है पिछड़े राष्ट्र के रूप में, दूसरा ऑप्शन है विकसित राष्ट्र के रूप में, और तीसरा ऑप्शन है विकासशील राष्ट्र के रूप में, और चौथा है अर्ध विकसित राष्ट्र के रूप में। तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है भारत जो है विकासशील राष्ट्र के रूप में गिना जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में, किसमें? सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान देता है। तो इन क्षेत्रों में से सबसे योगदान किस क्षेत्र का है? तो पहला ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन है तृतीयक क्षेत्र, और चौथा ऑप्शन है सार्वजनिक क्षेत्र। तो आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा है। तो ठीक है, देखेंगे सही आंसर कौन सा है। तो तृतीयक क्षेत्र। अगर आपसे बोलेगा कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है, तो तृतीय क्षेत्र का है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा डिक्लेरेशन देख लेते हैं इसमें। ठीक है, वर्तमान समय में सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान तृतीयक क्षेत्र या उसी को हम बोलते हैं सेवा क्षेत्र का है। कितना प्रतिशत है? तो 56.1%। पहले स्थान पर तो तृतीयक क्षेत्र है, लेकिन दूसरे स्थान पर कौन सा है? तो द्वितीयक क्षेत्र है। कितना प्रतिशत योगदान? 26.4% योगदान। और तीसरे स्थान पर प्राथमिक क्षेत्र है, जिसका कितना योगदान है? 18.5% योगदान है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या है कि बंद अर्थव्यवस्था या क्लोज इकोनॉमी वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, आपको बताना है इन चार ऑप्शन में आंसर कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है जिसमें मुद्रा पूर्ति पूर्णतः नियंत्रित होती है, घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, केवल निर्यात होता है, ना तो निर्यात और ना ही आयात होता है। तो इन चार ऑप्शन में आपको बताना है कि सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है ना तो निर्यात और ना ही आयात। जब किसी देश में आयात या निर्यात नहीं होता है तो उस अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं क्या है सिस्टम। देखो लिखा है बंद अर्थव्यवस्था जिसमें आयात एवं निर्यात, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं होता है, बंद अर्थव्यवस्था कहलाता है। ठीक है, इसे इस तरह भी समझा जा सकता है, जब कोई देश अपने में ही इतना सक्षम हो कि उसे ना कोई निर्यात करना पड़े और ना ही आयात करना पड़े,
तो वहाँ भी क्या होगा, बंद अर्थव्यवस्था होगी। ठीक है, छठा क्वेश्चन देखेंगे। छठा क्वेश्चन क्या है, भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है। श्रम शक्ति का कितना भाग कृषि में लगा हुआ है। तो देखेंगे, पहला ऑप्शन है 48%, दूसरा है 50%, तीसरा ऑप्शन 54% और चौथा ऑप्शन 64%। तो इसका आंसर सही बताना है, सही आंसर कौन सा है। तो ठीक है, इसका सही उत्तर है 54%। सही उत्तर क्या होगा, 54%। ठीक है, थोड़ा सा इसका डिक्लेरेशन देख लेते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। कैसी है, कृषि प्रधान है। इसमें समस्त जनसंख्या का 59% भाग कृषि कार्य से जुड़ा है। भारत की कुल श्रम शक्ति लगभग 54% भाग पर कृषि में लगा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सातवां क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, भारत में अधिकतर बेरोजगारी है। तो इन चार ऑप्शन में देखना है कि भारत में अभी सबसे ज़्यादा कौन सी बेरोजगारी है। तो पहला ऑप्शन है तकनीकी, दूसरा ऑप्शन चक्रीय, तीसरा ऑप्शन घर्षणात्मक और चौथा ऑप्शन है संरचनात्मक। ठीक है, तो देखेंगे इसका आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है संरचनात्मक, जो सबसे ज़्यादा अधिकतर बेरोजगारी है। तो कौन सी है, संरचनात्मक बेरोजगारी है। चलिए देखते हैं क्या होता है संरचना में। देखो, इसका उदाहरण समझो। एक उदाहरण के लिए, भारत में स्कूटर का उत्पादन बंद हो गया है और कार का उत्पादन बढ़ रहा है। ठीक है, मान लो जो स्कूटर के निर्माण में, उत्पादन में लगे हुए थे, अगर इनका निर्माण ही बंद हो जाएगा तो ये लोग क्या हो गए, जो बेरोजगारी होगी, ये बेरोजगारी क्या कहलाएगी, संरचनात्मक बेरोजगारी कहलाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वें नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित कौन करता है। तो बेरोजगारी के आंकड़े कौन एकत्रित करता है या प्रकाशित करता है। तो चार ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है योजना आयोग, या अभी हम इसको बोलते हैं नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग। दूसरा वित्त आयोग, तीसरा NSSO। ठीक है, नेशनल सर्वे सैंपल ऑर्गेनाइजेशन, UNO। ये चार ऑप्शन हैं, चारों में से सही आंसर कौन सा है, तो बताएंगे सही आंसर कौन सा है। ठीक है, तो देखते हैं, इसका सही आंसर है NSSO। ठीक है, तो बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित व प्रकाशित कौन करता है, तो NSSO प्रकाशित करता है। ठीक है, थोड़ा सा देख लेंगे NSSO का फुल फॉर्म क्या होता है। तो हिंदी में देखो, इसकी क्या होता है, प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित व प्रकाशित NSSO करता है, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए अगला 9वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है। तो भारत में कौन कौन सी किस्म की बेरोजगारी पाई जाती है। ऑप्शन है ग्रामीण अल्प रोजगार, चक्रीय बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, या इनमें सभी। ये चार ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें बताना है आपको कौन सा ऑप्शन सही है। तो ठीक है, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो इनमें सभी। ठीक है, तो ये तीनों की तीनों भी जो बेरोजगारी किस्म है, ये भारत में पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 10वां क्वेश्चन। ठीक है, 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है। तो कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है। पहला ऑप्शन है संरचनात्मक बेरोजगारी, दूसरा ऑप्शन है खुली बेरोजगारी, तीसरा ऑप्शन है अदृश्य, ये लिखा है अदृश्य बेरोजगारी। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है घर्षणात्मक बेरोजगारी। तो बताइए इस चार ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही है। तो ठीक है, इन चारों में से सही आंसर कौन सा है, तो अदृश्य बेरोजगारी। ठीक है, तो कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो बेरोजगारी है कौन सी है, अदृश्य बेरोजगारी है। ठीक है, थोड़ा सा देखेंगे इसके बारे में। ठीक, कृषि में मूलतः अदृश्य प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है।
अदृश्य बेरोजगारी वह बेरोजगारी है जिसमें व्यक्ति रोजगार जिसमें व्यक्ति रोजगार में तो संलग्न है रहता है, पर उत्पादन में उसका योगदान शून्य रहता है। ठीक है, ऐसे इसे छिपी हुई या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? छिपी हुई या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन है, कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है। तो कृषि में जो बेरोजगारी है कौन कौन सी होती है? तो 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन देखो, संरचनात्मक बेरोजगारी, दूसरा ऑप्शन है मौसमी बेरोजगारी, और तीसरा ऑप्शन है घर्षण बेरोजगारी, और चौथा इनमें सभी। तो आपको बताना है इन चारों में से ऑप्शन कौन सा सही है। तो ठीक है, देखते हैं इसका सही आंसर कौन सा है। इनमें सभी, तो तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं। कौन कौन से? संरचनात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी और घर्षणात्मक बेरोजगारी, ये तीनों स्वरूप किसके हैं? कृषि के बेरोजगारी के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 12वां क्वेश्चन है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है? ठीक है, पहला ऑप्शन है काम करने के इच्छुक होना और काम ना मिलना। दूसरा ऑप्शन, पूरे वर्ष भर प्रत्येक दिन काम ना मिलना। तीसरा ऑप्शन, विशाल श्रमिक शक्ति को नियोजित करने के लिए पूंजी संरचना का अपर्याप्त होना। और चौथा ऑप्शन है आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। तो ये 4 ऑप्शन हैं, आपको सही आंसर बताना है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है। तो ठीक है, तो इसका सही आंसर देखेंगे कौन सा है? आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। ठीक है, जहाँ पर कम लोगों की ज़रूरत है और वहाँ बहुत लोग लगे हुए हैं, तो उस बेरोजगारी को बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, चलिए देखते हैं, थोड़ा सा इसमें डिक्लेरेशन करते हैं क्या लिखा है। प्रच्छन्न बेरोजगारी अर्थात छिपी हुई बेरोजगारी वह स्थिति है जब एक श्रमिक काम तो कर रहा होता है लेकिन उसकी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में एक श्रमिक किसी खास काम में इसलिए लगा रहता है क्योंकि उसके पास उससे बेहतर करने के लिए कुछ नहीं होता। ठीक है, तो इसी को ही प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, 13वां क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? तो भारत के गांव में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? तो 4 ऑप्शन हैं। पहला है मौसमी बेरोजगारी, दूसरा अदृश्य बेरोजगारी, तीसरा उपयुक्त बेरोजगारी, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तीसरा ऑप्शन है उपयुक्त दोनों। ठीक है, तो इसका आपको आंसर बताना है। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर सही कौन सा है। तो इसका आंसर है उपयुक्त दोनों, मतलब मौसमी और अदृश्य, ये दोनों बेरोजगारी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, 14 नंबर का क्वेश्चन। वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? ठीक है, वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत ही गंभीर बनी हुई है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। कौन सी इसमें समस्या जो गंभीर है? पहली है ग्रामीण बेरोजगारी, दूसरी है शहरी बेरोजगारी, तीसरी है शिक्षित बेरोजगारी, और चौथा ऑप्शन है खुली बेरोजगारी। तो इन चारों में से बताइए कौन सा आंसर सही है। तो ठीक है, देखेंगे इसमें सही आंसर कौन सा है। तो शिक्षित बेरोजगारी। तो वर्तमान समय में देश में शिक्षित बेरोजगारी की समस्या बहुत ही गंभीर समस्या बनी हुई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, 15 नंबर का क्वेश्चन। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है आपके पास शिमला, हैदराबाद, पटना, नई दिल्ली। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा है। तो ठीक है, इसका सही आंसर है हैदराबाद। ठीक है, सही आंसर है हैदराबाद। ठीक है, तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर 16 क्वेश्चन है, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? ठीक है, पहला ऑप्शन है अस्फीति की अवस्था, दूसरा ऑप्शन भारी उद्योग की
भारी उद्योग की अभिनीति, और तीसरा ऑप्शन है कच्चे माल की कमी, और चौथा ऑप्शन है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। तो आपको बताना है इन चार में से कौन सा कारण है संरचना बेरोजगारी का कारण। तो देखेंगे इसका सही आंसर है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन, वैश्विक का अर्थ क्या है? वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? ग्लोबलाइजेशन का अर्थ क्या है? ऑप्शन है अर्थव्यवस्था का एकीकरण, वित्तीय बाजार का एकीकरण, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, चौथा ऑप्शन है अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंडों का एकीकरण। तो बताना है आपको इन चार ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा है। तो देखते हैं इसका सही उत्तर कौन सा है, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, पढ़िए इसको ध्यान से। देखो, योजना आयोग या भी इसको हम नीति आयोग बोलते हैं, योजना आयोग गरीबी रेखा का निर्धारण पोषण आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित करता है। इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रतिदिन से कम प्राप्त करने वाले लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। अगर गांव की बात करेगा कि गांव में अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी से कम खा रहा है तो वो गरीबी रेखा के नीचे आ रहा है। तो पूछता है क्वेश्चन कि नगरीय क्षेत्रों में कितने कैलोरी खाएगा कि कम खाएगा कि वो शहर में आ जाएगा। तो गांव में कितना है 2400, और शहर में बोलेगा शहर में कितना है। तो इसका आंसर बताना है आपको कौन सा ऑप्शन है। देखो ऑप्शन एक है 2000 कैलोरी, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है 2100 कैलोरी, तीसरा ऑप्शन 2300 कैलोरी, और चौथा ऑप्शन 2500 कैलोरी। तो गांव में कितना था, गांव में तो भैया कितना था, अगर गांव में 2400 कैलोरी से कम कोई एक व्यक्ति प्रतिदिन में खा रहा है तो उसका मतलब वो गरीबी रेखा के नीचे है। ठीक है, तो ये है यही आंकड़ा अगर शहर में बोलेंगे तो कौन सा है, तो आपको बताना है इन चार ऑप्शन में। तो ठीक है, देखेंगे इन चार में से सही ऑप्शन कौन सा है, तो 2100। ठीक है, अगर शहर में वो 2100 किलो कैलोरी से अगर कम खा रहा है तो वो क्या है, गरीबी रेखा के नीचे आता है। ठीक है, 19वां क्वेश्चन है, योजना आयोग या उसको हम अब नीति आयोग बोलते हैं, किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है। तो इनमें से कौन है जिसके सर्वेक्षण के आधार पर यह नीति आयोग निर्धारित करता है कि ये गरीबी रेखा के नीचे है। तो चार ऑप्शन दे रहा है आपको। देखो, पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, मतलब इसको NSSO बोलते हैं। दूसरा ऑप्शन है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, तीसरा ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, और चौथा ऑप्शन है विश्व बैंक। इन चारों में से बताइए सही ऑप्शन कौन सा है। तो ठीक है, देखेंगे सही ऑप्शन कौन सा है, तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20वां। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है। तो देखना है क्वेश्चन क्या है, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग कौन से सूत्र का प्रयोग करता है। ऑप्शन है डांडे, कर एवं रथ, दूसरा BS मिन्हास, तीसरा ऑप्शन है DT लाकड़वाला, और चौथा ऑप्शन है PK वर्धन। तो आपको बताना है इन चारों में से सही आंसर कौन सा है। तो चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर है DT लाकड़वाला। तो DT लाकड़वाला सूत्र का प्रयोग करके गरीबी के अनुमान का पता लगाता है कौन, नीति आयोग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 21वां। 21वां क्वेश्चन क्या है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था। ऑप्शन है शहरी गरीबी दूर करना, दूसरा ऑप्शन है अल्पसंख्यक को उन्नत करना, तीसरा ऑप्शन अनुसूचित जाति मतलब SC अनुसूचित जाति के जीवन स्तर में सुधार करना, और चौथा ऑप्शन है गरीबों में सबसे गरीब
गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। तो ये 4 ऑप्शन है, आपको आंसर बताना है कौन सा सही है। तो देखते हैं सही आंसर कौन सा है। तो सही उत्तर है गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? अंत्योदय कार्यक्रम। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इस बारे में देखते हैं कि अंत्योदय कार्यक्रम क्या था। ठीक है, अंत्योदय अन्न योजना कब प्रारंभ की गई? तो 25 दिसंबर सन 2000। 25 दिसंबर सन 2000 को यह योजना चालू की गई। इसके तहत आरंभ में 25 किलो प्रति माह प्रति परिवार को अनाज दिया जाता था। एक माह में एक व्यक्ति को एक माह में प्रति परिवार को, मतलब एक परिवार को 25 किलो अनाज दिया जाता था। लेकिन 1 अप्रैल सन 2000 से प्रति माह प्रति परिवार को 35 किलो अनाज दिया जाता था। ठीक है, अब अनाज में क्या था? गेहूं और चावल। गेहूं का रेट क्या था? तो 2 रुपये प्रति किलो, और चावल का रेट था 3 रुपये प्रति किलो। ठीक है, आगे देखेंगे। यह योजना केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत प्रारंभ की गई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कुटीर ज्योति योजना का संबंध किससे है? कुटीर ज्योति योजना का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना। दूसरा ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करना। तीसरा ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराना। और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा उत्तर सही है कि कुटीर योजना का संबंध किससे है। तो बताइए। तो चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। तो सही उत्तर है इसका ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने हेतु। ठीक है, तो यह है इसका आंसर सही। तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें देखेंगे अगर आपसे पूछेगा कुटीर ज्योति योजना कब प्रारंभ की गई, तो 1988-89 में प्रारंभ की गई। 1988 से 1989 तक ये प्रारंभ की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23वां, निम्नलिखित में से किस राज्यों को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? भारत का इथोपिया कहा जाता है। तो ऑप्शन है आपका नंबर 1 बिहार, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा झारखंड और चौथा उड़ीसा। तो आपको सही आंसर बताना है। तो बताइए सही आंसर कौन सा है। तो ठीक है, इसका देखते हैं सही आंसर कौन सा है। तो मध्य प्रदेश सही आंसर कौन सा है? मध्य प्रदेश। देखेंगे थोड़ा सा डिक्लेरेशन देखेंगे इसकी। ठीक है, भारत में सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य मध्य प्रदेश है। शिशु मृत्यु दर की अधिकता होने के कारण मध्य प्रदेश को भारत का इथोपिया कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? तो गरीबी की तीव्रता नापने के लिए इनमें से कौन सा माप या सूचकांक सबसे उपयुक्त है? तो देखेंगे कौन सा। ऑप्शन दे रखा है नंबर 1 मानव विकास सूचकांक, ऑप्शन नंबर 2 लिंग असमानता सूचकांक, ऑप्शन नंबर 3 मानव गरीबी सूचकांक और ऑप्शन नंबर 4 बहुआयामी गरीबी सूचकांक। तो ये 4 ऑप्शन है, आपको सही आंसर बताना है। तो बताइए। तो देखते हैं कि सही आंसर कौन सा है। तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक। तो अगर बोलेगा गरीबी की तीव्रता माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक कौन सा है, तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। बहुआयामी गरीबी सूचकांक धारणा गरीबी की व्याख्या करने के लिए 3 चरणों का आधार मानती है। कितने चरणों का आधार मानती है? 3 चरणों का आधार मानती है। नंबर 1 स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। ठीक है, ये ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया पेपर में। तो अगर आपसे देखा कि गरीबी की जो व्याख्या करता है उसके लिए 3 आधार मानेंगे। कौन कौन सा? स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। ठीक है, आगे देखें क्या लिखा है। सुरेश तेंदुलकर कमेटी की संतुतियां भी गरीबी के परंपरागत रूप से हटकर इसे बहुआयामी रूप में लेती हैं। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 25वां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 25वां। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था? तो इनमें से कौन सा ऐसा प्रोग्राम है इन चारों में से जो कि गरीबी को दूर करने के लिए प्रारंभ किया गया था? तो देखेंगे, पहला ऑप्शन है IRDP, दूसरा ऑप्शन है ट्राइसेम, तीसरा ऑप्शन है नरेप NREP और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो बताना है आपको इनमें से चारों में से ऑप्शन कौन सा सही है। तो ठीक है, देखते हैं सही ऑप्शन कौन सा है। तो उपयुक्त सभी मतलब ये तीनों IRDP, ट्राइसम और नरेप, ये तीनों योजना है गरीबी दूर करने के लिए भारत में प्रारंभ की गई थी। तो थर्ड देखेंगे, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये योजना है, तो इनके बारे में थोड़ा सा डिक्लेरेशन देख लेते हैं क्या क्या है। तो ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने के लिए IRDP, हिंदी में इसको बोलते हैं एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, कब चालू किया गया था? 1978 में। ठीक है, 1978 में। ग्रामीण युवा स्वरोजगार कार्यक्रम मतलब ट्राइसेम, कब? 15 अगस्त 1979, मतलब एक साल 78 के बाद एक बार 79 में इसको चालू किया गया। ठीक है, तीसरा है नरेप, इसको बोलते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, कब चालू किया गया? ये 80 में। ये भी एक साल बाद, आपको ये रखना है जो IRDP 78 उसके अगले साल 79 में ये ट्राइसेम और 80 में नरेप, ये तीनों चालू की गई। ठीक है, अब आगे देखेंगे। 1 अप्रैल 1999 को IRDP योजना को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में मिला दिया गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा गया, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26वां और 27वां। ये सीधा पूछा गया था तो आपको सीधा दे देते हैं। भारत में नगरीय गरीबी के जड़ें किसमें नहीं थे? तो ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं थे। अगला क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर कैसा है? तो नीचा, ये सब आपको भी पता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28वां क्वेश्चन क्या है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? तो ऑप्शन आपको दे रखा है। क्वेश्चन क्या है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? तो ऑप्शन दे रखा है आपको IBRD, IME, UNDP, TWO, इन चारों में बताएंगे आप। ठीक है, IBRD की फुल फॉर्म देखेंगे क्या है। तो देखेंगे इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है। हिंदी में इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसकी स्थापना IBRD की स्थापना कब हुई? तो 1944 में हुई। कब हुई? 1944 में। क्यों की गई थी? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप के पुनर्निर्माण में मदद करने में ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29वां। क्या है? मानव विकास सूचकांक HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, किस अर्थशास्त्री की देन है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पेपर में पूछा गया है। ऑप्शन है एडम स्मिथ, दूसरा है अमर्त्य सेन, तीसरा है किन्स और चौथा है महबूब उल हक। तो आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से सही उत्तर कौन सा है। तो देखते हैं इसका सही उत्तर कौन सा है। तो महबूब उल हक मानव विकास सूचकांक किसकी देन है? तो महबूब उल हक। थोड़ा सा डिक्लेरेशन इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का विकास पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा किया गया था। ठीक है, पहला मानव विकास सूचकांक किस वर्ष जारी किया गया? तो 1990 में। कब जारी किया गया? 1990 में जारी किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसको प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 30। क्वेश्चन क्या है? मानव विकास सूचकांक HDI का आधार क्या है? किस आधार पर इसको गणना की जाती है या जारी किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार
जीवन स्तर। दूसरा ऑप्शन है स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार। तीसरा ऑप्शन है स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। और चौथा ऑप्शन है शिक्षा, रोजगार और जीवन स्तर। तो आपको बताना है इन चारों में से सही ऑप्शन कौन सा है। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही इस क्वेश्चन को देखा था, तो बताइए। तो ठीक है, देखते हैं इसका सही उत्तर कौन सा है। तो स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा इसका डिक्लेरेशन देख लेते हैं मानव सूचकांक का। ठीक है, आपसे पूछेगा कि मानव विकास सूचकांक के कितने आयाम हैं। 3 आयाम है। मानव विकास सूचकांक के कितने आयाम हैं। 3 आयाम हैं तथा उनके संकेतकों पर आधारित है। अब देखते हैं कौन कौन से इसके आयाम हैं। आयाम देखो कौन कौन से है। नंबर 1 हो गया, देखो नंबर 1 देखो कौन सा आयाम हो गया, स्वास्थ्य। दूसरा शिक्षा और तीसरा जीवन स्तर। ठीक है, 3 हो गए। पहला हो गया स्वास्थ्य, ठीक है, दूसरा शिक्षा और तीसरा जीवन स्तर। ठीक है, ये 3 हो गए, आपको ध्यान रखना है। और संकेतक कौन कौन से हैं, देखो पहले देखो जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। दूसरा हो गया शिक्षा के संभावित वर्ष या साक्षरता दर बोल सकते हैं। और तीसरा है शिक्षा के औसत वर्ष। ठीक है, संकेतक इतना ज़्यादा कभी कभी पूछता नहीं है, लेकिन आयाम कई बार पूछ चुका है। ये कौन कौन से, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31वां सिंपल क्वेश्चन है, देखिए इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन है राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था। तो राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था। ऑप्शन है केरल, दूसरा केरल और राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश और चौथा है उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर बताइए कौन सा सही होगा। तो ठीक है, देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। मध्य प्रदेश। क्या है, मध्य प्रदेश इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32वां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32वां क्या है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मतलब यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई। ठीक है, तो भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई। तो ऑप्शन देखिए दे रखे हैं आपको। ऑप्शन पहला है अप्रैल 2000, दूसरा ऑप्शन अप्रैल 2001, तीसरा ऑप्शन अप्रैल 2002 और चौथा ऑप्शन अप्रैल 2003। तो बताना है आपको इसमें से सही उत्तर कौन सा है। तो ठीक है, देखते हैं इसका सही उत्तर कौन सा है। तो अप्रैल 2002। इसका डिक्लेरेशन देख लेते हैं। 23 अप्रैल सन 2002 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट जारी की। ठीक है, ध्यान रखना है आपको 23 अप्रैल सन 2002 को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 33वां देखते हैं। यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत को किस श्रेणी में रखा गया। ऑप्शन दे रखे हैं आपको 4। पहला ऑप्शन है उच्च मानव विकास श्रेणी, दूसरा ऑप्शन है मध्यम मानव विकास श्रेणी, तीसरा ऑप्शन है निम्न मानव विकास श्रेणी और चौथा ऑप्शन है अति निम्न मानव विकास श्रेणी। तो इनमें से आपको सही उत्तर बताना है। तो ठीक है, देखेंगे इसका सही उत्तर कौन सा है। मध्य मानव विकास श्रेणी। मध्य मानव विकास श्रेणी इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 34वां देखते हैं। 34वां क्वेश्चन है किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर किस पर करता है। ठीक है, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है और वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है आपको। नंबर 1 प्राकृतिक संसाधन, दूसरा ऑप्शन पूंजी निर्माण, तीसरा ऑप्शन बाजार का आकार। ठीक है, और चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो आपको इसका आंसर बताना है कौन सा सही है। तो ठीक है, देखते हैं इसका आंसर कौन सा सही है। उपयुक्त सभी, यानी कि प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण और बाजार आकार, ये तीनों के तीनों सही हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 35वां। ठीक है, क्या है 35वां क्वेश्चन। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। तो निर्धनता का आकलन
कैसे किया जाता है, तो देखेंगे ऑप्शन दे रखा है आपको। नंबर 1 ऑप्शन है विभिन्न विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। ऑप्शन दूसरा परिवार की औसत आय के आधार पर। ऑप्शन नंबर तीसरा परिवार की उपयोग व्यय के आधार पर। और ऑप्शन नंबर चौथा देश की मलिन बस्तियों की जनसंख्या के आधार पर। ये 4 ऑप्शन हैं। अब चारों में से सही आंसर आपको बताना है। तो ठीक है, देखते हैं सही उत्तर कौन सा है। तो इसका सही उत्तर होगा परिवार की उपभोग व्यय के आधार पर। ठीक है, और परिवार की उपभोग व्यय के आधार पर भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 36वां क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है। कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर बी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। तीसरा करारोपण और चौथा ऑप्शन है भूमि सुधार। तो इनमें से सही आंसर आपको बताना है कौन सा है। ठीक है, तो इसका देखेंगे सही उत्तर। सही उत्तर है इसका अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं कि असमानता ये क्या है, उदारीकरण थोड़ा सा देख लो इसमें। भारत में असमानता घटाने के लिए निम्न उपाय किए जाते हैं। ठीक है, नंबर 1 हो गया कौन सा। नंबर 1 हो गया आपका भूमि सुधार। ठीक है, दूसरा हो गया करारोपण। तीसरा हो गया न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। चौथा ऑप्शन हो गया वित्तीय राजकोषीय समावेशन। और पांचवा हो गया प्रतिस्पर्धात्मक विनिमय दरें। ठीक है, इसके बाद हो गया सार्वजनिक उपकरणों का निजीकरण। ठीक है, तो ये ऑप्शन है, कुछ आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37वां। ठीक है, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। तो इसमें कौन सा सही ऑप्शन है कि भारत की परिभाषा वो बता दें। तो ऑप्शन देखेंगे कौन कौन सा है। पहला ऑप्शन है एक खाद्य की कमी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। ऑप्शन नंबर दूसरा एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। ऑप्शन नंबर तीसरा एक व्यापार आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। और ऑप्शन नंबर चौथा एक पूंजी आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। तो ये 4 ऑप्शन हैं। इन 4 ऑप्शन के बारे में हमें देखना है कौन सा सही है। तो ठीक है, देखते हैं कि इसका उत्तर कौन सा है। तो इसका उत्तर है एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38वां क्वेश्चन है अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है। तो गरीबी का मुख्य कारण क्या है अल्प विकसित देशों में। ऑप्शन दे रखा है नंबर 1 स्वैच्छिक निष्क्रियता। दूसरा है आय में असमानता। तीसरा ऑप्शन है सांस्कृतिक गतिविधियों का अभाव। और चौथा ऑप्शन है लोगों में बुद्धि का अभाव। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से सही उत्तर कौन सा है। ठीक है, तो इसका देखेंगे सही उत्तर कौन सा है। तो सही उत्तर है इसमें आय में असमानता। आय में असमानता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39वां। ठीक है, हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है। हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है। हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 है विश्व बैंक का पर्यावरणीय एवं सामाजिक सुस्थिर विकास प्रभाग। दूसरा ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। और तीसरा ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। और चौथा ऑप्शन है क्योटो प्रोटोकॉल। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है जो बताएगा कि हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया जाता है। तो ठीक है, देखते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर है संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा सा डिक्लेरेशन दे रखिए, तो देख लेंगे इसमें क्या कह रहा है कि सूचकांक राष्ट्रीय कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम मतलब यूनेप ने संपत्ति के आकलन के लिए एक नया सूचकांक विकसित किया है जिसे हरित सूचकांक क्या कहते हैं, हरित सूचकांक कहा जाता है। ठीक है, हरित सूचकांक कहा जाता है।
ठीक है, चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40वां। इसमें एक और भी लाइन है, देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हरित सूचकांक के आधार पर हरित हरित सूचकांक के आधार पर प्रति व्यक्ति संपत्ति को मापा जाता है। तो हरित सूचकांक के आधार पर कौन सी संपत्ति मापी जाती है? तो प्रति व्यक्ति संपत्ति को मापा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40वां कौन सा है। 40वां क्वेश्चन नंबर देखते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भ्रष्टाचार से लड़ाई के लिए नागरिक की मार्गदर्शिका निकाली गई है? तो ऑप्शन नंबर 1 है परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी उपभोक्ता सहकारी समितियां, ऑप्शन नंबर सी केंद्रीय सतर्कता आयोग, और ऑप्शन नंबर चौथा कौन सा है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। तो ये बताना है आपको कि इन चार ऑप्शन में से सही उत्तर कौन सा है। तो ठीक है, चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर कौन सा होगा। तो इसका सही उत्तर है केंद्रीय सतर्कता आयोग। केंद्रीय सतर्कता आयोग इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, थोड़ा सा डिक्लेरेशन दे रखा है, इसमें देख लेते हैं क्या दे रखा है। भ्रष्टाचार से लड़ाई के लिए नागरिकों की मार्गदर्शिका, सिटीजन्स गाइड टू फाइटिंग करप्शन, केंद्रीय सतर्कता आयोग मतलब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन निकाली गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41वां देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? तो देखेंगे, ऑप्शन दे रखे हैं चार क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 1 जीवन प्रत्याशा, ऑप्शन नंबर बी वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन नंबर सी सामाजिक असमानता, और ऑप्शन नंबर 4 प्रौढ़ साक्षरता। तो ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कि इनमें से सही उत्तर कौन सा है। तो देखते हैं इसका सही उत्तर कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है सामाजिक असमानता, सामाजिक असमानता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में डिक्लेरेशन दे रखा है, देख लेते हैं। ठीक है, कह रहा है कि यूएनडीपी ने सर्वप्रथम 1990 में मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की थी। कब प्रकाशित की थी? तो 1990 में की थी। तब से लगातार यह रिपोर्ट प्रकाशित होती आ रही है। यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित एचडीआई मतलब मानव विकास रिपोर्ट का प्रतिपादन पाकिस्तानी अर्थशास्त्री कौन? महबूब उल हक ने किया था। यूएनडीपी की रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति 3 आकांक्षों का पालन करता है। कितने आकांक्षों का पालन करता है? 3 आकांक्षों का पालन करता है। और 3 आकांक्षाएं कौन सी हैं? नंबर 1 होगी कौन सी? देखो, लंबी आयु। नंबर 1 कौन सी होगी? लंबी आयु। तीसरा शिक्षा व ज्ञान, और चौथा उत्तम रहन सहन का स्तर। ये 3 व्यक्ति की आकांक्षाएं होती हैं। ठीक है, आगे देखेंगे क्या दे रखा है इसके डिक्लेरेशन में। ठीक है, अतः मानव विकास सूचकांक में निम्न 3 तत्वों को शामिल किया गया है। कितने तत्वों को शामिल किया गया है? 3 तत्वों को शामिल किया गया है। देखेंगे वो 3 तत्व कौन से हैं। ठीक है, नंबर 1 हो गया जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। दूसरा है शिक्षा का स्तर, जैसे कि प्रौढ़ शिक्षा स्तर, प्राथमिक माध्यमिक और तृतीय उच्च शिक्षा में नामांकन का अनुपात। और तीसरा है प्रति व्यक्ति आय डॉलर के रूप में। ठीक है, ये थे कुछ तत्व और ये थी कुछ आकांक्षाएं। तो ठीक है, देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 42वां देखेंगे। इसका देखेंगे क्या है। क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा गया है? ठीक है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा गया है? तो इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। डॉक्टर विमल जालान, डॉक्टर मनमोहन सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और पी चिदम्बरम। ये 4 ऑप्शन हैं, आपको बताना है इन चारों में से सही उत्तर कौन सा है। तो ठीक है, देखेंगे इनका सही ऑप्शन कौन सा है। तो सही उत्तर है इसका डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, हाल ही में इनका देहांत हो गया है और उम्मीद है चांस बनते हैं 99% कि इनसे कोई ना कोई क्वेश्चन बनेगा। तो क्या पता यही क्वेश्चन पूछ ले। तो आपको ध्यान रखना है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को क्या कहते हैं? भारत का उदारीकरण का अग्रदूत कहते हैं। तो देखेंगे इसमें थोड़ा सा डिक्लेरेशन भी दे रखा है। भारत में उदारीकरण की शुरुआत 1991 में कब हुई? तो भारत में उदारीकरण की शुरुआत 1991 में पीवी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्रित्व काल में
उनके वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा प्रारंभ की गई। तो अगर आपसे बोलेगा किसके द्वारा प्रारंभ की गई उदारीकरण की शुरुआत, तो मनमोहन सिंह के द्वारा। किसके काल में, तो पीवी नरसिम्हा के काल में। ठीक है, इसलिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। ठीक है, क्या है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन कह रहा है मानव विकास सूचकांक किसने बनाया। मानव विकास सूचकांक किसने बनाया, तो देखेंगे कौन कौन सा ऑप्शन दे रखा है। यूएनसीटीएड, एशियान। ठीक है, तीसरा ऑप्शन कौन सा है, तीसरा ऑप्शन दे रखा IBRD और चौथा ऑप्शन है UNDP। तो आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से सही उत्तर कौन सा है। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों ऑप्शन में से सही उत्तर कौन सा है। तो ठीक है, देखेंगे इसका सही उत्तर कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है इसका UNDP। ठीक है, थोड़ा सा डिक्लेरेशन देख लेते हैं क्या दे रखा है इसके बारे में। मानव विकास सूचकांक या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आमदनी। जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आमदनी। जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आमदनी के सूचकांक से निकाला जाने वाला मानक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44वां। ठीक है, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता, जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है। तो ऑप्शन 4 दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है समाजवादी। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, समाजवादी। पहला ऑप्शन दे रखा है आपको समाजवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा ऑप्शन दे रखा है समृद्ध या बंद अर्थव्यवस्था, और तीसरा ऑप्शन मुक्त अर्थव्यवस्था, और चौथा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो चारों में से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो ठीक है, देखते हैं कि इसका सही उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर है समृद्ध या बंद अर्थव्यवस्था। समृद्ध या बंद अवस्था। देखो, मैं पहले कई बार हम पढ़ चुके हैं कि जिसका शेष किस विश्व से कोई संबंध नहीं होता, मतलब कोई आयात निर्यात नहीं होगा, तो बंद अर्थव्यवस्था कहलाएगी। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में डिक्लेरेशन दे रखा है, एक बार देख लेते हैं क्या है। ठीक है, बंद अर्थव्यवस्था से तात्पर्य ऐसी अर्थव्यवस्था से है जिसमें देश की सीमा के बाहर कोई आर्थिक गतिविधियां आयोजित नहीं की जाती। बंद अर्थव्यवस्था पूर्णतः आत्मनिर्भर होती है, जिनमें किसी भी प्रकार से वस्तुओं का आयात निर्यात नहीं किया जाता। ऐसी अर्थव्यवस्था का एकमात्र उद्देश्य नागरिक उपभोक्ताओं की प्रत्येक आवश्यकताओं की पूर्ति देश में ही निर्मित वस्तुओं से करना होता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इसकी डिक्लेरेशन थी हमने जो देखी है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 45वां है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45वां है कि किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो किसी अर्थव्यवस्था में इन क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस प्रकार आधार पर या किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो ऑप्शन दे रखे हैं आपको 4। पहला ऑप्शन है पहला ऑप्शन आपका देख रखा है कच्ची सामग्रियों का प्रयोग। ऑप्शन नंबर 2 आर्थिक गतिविधियों का प्रयोग, और ऑप्शन नंबर तीसरा है उद्यमों का स्वामित्व, और ऑप्शन नंबर 4 है रोजगार की शर्तें। तो ये भैया 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इन चारों में आपको बताना है कि सही उत्तर कौन सा है। तो इसका सही उत्तर कौन सा है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है उद्यमों का स्वामित्व। उद्यमियों का स्वामित्व, तो ये इसका सही उत्तर है। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 45 हमने देखा, इसका उत्तर यही है। ठीक है, तो हमने आज भारतीय अर्थव्यवस्था के बहुत ही महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन देखे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो ये पार्ट नंबर 1 था। तो अब इसके आगे हम पार्ट नंबर 2 भी लाएंगे। जितने भी इससे चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था से सभी करेंगे। ठीक है, तो चलिए उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। और ठीक है, चलिए थैंक यू, धन्यवाद।